नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आगे देखिए, अपन उस टॉपिक को ना आगे बढ़ाते हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म अपन ने चालू किया था ना, अभिक्रिया की क्रियाविधि। और उसमें अपन ने ना थोड़ा सा हल्का से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आपको ना याद दिला देता हूँ ना। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उसमें पुराने सहसंयोजी बंध टूटते हैं और नए सहसंयोजी बंध बनते हैं। सहसंयोजी बंध का मतलब समान इलेक्ट्रॉनों की साजिश से बनने वाले बंध। तो कार्बन यौगिकों के अंदर कौन से बंध पाए जाएंगे? आपके सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। अब पुराने सहसंयोजी बंध टूटते हैं, नए सहसंयोजी बंध बनते हैं। फिर कोई भी रिएक्शन है उसमें तीर के निशान के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं बाईं तरफ, वो आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं अभिकारक, और राइट हैंड साइड में होते हैं वो उत्पाद यानी प्रोडक्ट। फिर अभिकारक के दो भाग होते हैं, एक सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट। सबस्ट्रेट का मतलब आश्रय या क्रियाधार, रिएजेंट का मतलब अभिकर्मक। तो आप तो सिंपल से याद रख लो, जिसके ऊपर आक्रमण हो रहा है वो आश्रय या क्रियाधार है और जो आक्रमण कर रहा है वो अभिकर्मक है आपके। फिर अपन ने कहा कि अभिक्रिया कहां से स्टार्ट होगी? सबस्ट्रेट से स्टार्ट होगी, है ना, आश्रय या क्रियाधार से। उसके बॉन्ड टूटते हैं ना, और बॉन्ड दो प्रकार से टूट सकते हैं, समांश विखंडन यानी बॉन्ड टूटने को विखंडन बोलते हैं ना, बंध विखंडन या बंध विदलन। वो दो प्रकार से हो सकता है ना, एक समांश विखंडन, दूसरा विषमांश विखंडन। उससे या तो कोई अत्यधिक ऊर्जा की अस्थायी अवस्था बनेगी, है ना। मैंने कहा था एक बात आपको हमेशा याद रखनी केमिस्ट्री में, है ना, कि स्थितिज ऊर्जा ज्यादा तो स्थायित्व कैसा होता है? कम। स्थितिज ऊर्जा कम तो स्थायित्व ज्यादा। तो वहां अत्यधिक ऊर्जा की एक अस्थायी अवस्था बनेगी जिसको अपन बोलते हैं संक्रमण अवस्था, या फिर कोई मध्यवर्ती स्पीसीज बनेगी, है ना, यानी जिसका थोड़ा स्थायित्व होगा ना। अब वो मध्यवर्ती स्पीसीज आपके लेवल पे है ना 12th क्लास के हिसाब से कार्बोधनायन हो सकता है। कार्बोधनायन की क्या पहचान है? तीन तरफ तो है ना बैलेंसी है, उसमें तीन ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर तो कार्बोधनायन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बोरेनायन, और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ऊपर, है ना, और तीन बैलेंसी है, उस पर तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगी? आपके कार्बन मुक्त मूलक। अब उसके ऊपर किसका अटैक होगा? रिएजेंट का अटैक होगा। और रिएजेंट भी दो प्रकार का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, जिसकी बात आज अपन करने वाले हैं ना, ये सारी बातें करने वाले। अब रिएजेंट उस पर अटैक करेगा, किस पे? या तो संक्रमण अवस्था बनेगी उस पर, या फिर जो मध्यवर्ती स्पीसीज है उसको उत्पाद में क्या कर देगा? कन्वर्ट। तो ये पूरी अभिक्रिया कैसे कैसे हुई थी, किस किस स्टेप में हुई थी? एक स्टेप में, दो में, तीन में, चार में, कितने स्टेप में हुई है? तो उसका स्टेप वाइज क्या करना? अरे वर्णन करना ना, वो क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की क्रियाविधि। फिर आगे बात की थी अपन ने, क्रियाविधि को अपन निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। वही बिंदु है जो मैंने अभी बोला है ना, एक तो बंध विखंडन था आपके, एक अभिकर्मक था ना, अभिकर्मक की प्रकृति, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कैसे होगा। चार प्रकार से हो सकता है, उसको अपन ने कहा था, एक प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा अनुनाद प्रभाव, या इसको कई बार है ना मीजोमेरिक या मेजोमेरिक प्रभाव भी बोल देते हैं ना, यानी मेजोमेरिक प्रभाव अनुनाद ही होता है ना। एक अतिसंयुग्मन प्रभाव था और एक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। इनको शॉर्ट में अपन ने कह दिया था, इनका इंग्लिश था ना, अरे इंग्लिश जो थी है ना वो फर्स्ट लेटर से जो स्टार्ट हो रही थी, उसके आधार पे अपन ने आई प्रभाव, आर प्रभाव, एच प्रभाव और ई प्रभाव ऐसे नाम अपन ने दे दिया था। ये सारी बातें अपन ने कर ली थी बच्चों ना। अब आगे मैं इसको प्रोसीड करता हूँ ना, मैं केवल 12th क्लास के हिसाब से चल रहा हूँ अभी, है ना। अभी अपन एक 11th क्लास के लिए बैच स्टार्ट करेंगे ना, जनरल जैसा ना आपके लिए कर रखा है ऐसा जनरल है ना, उसमें और थोड़ा डीपली लेंगे अपन, है ना। फिर एक नीट जेई के लिए अलग से लेंगे ना, जेई मेंस लेवल तक बिल्कुल आपसे, है ना, हाँ प्रॉमिस कर रखा है ना, जेई मेंस लेवल तक, है ना, उसको लेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे ना वीडियो, तो आपके जो जानकार हैं उनको ना उन तक शेयर करें, उसको ना लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, उनको भी कहें ना, अगर किसी है ना, अरे जरूरतमंद है ना बच्चे के पास पहुंच जाए ना मैटर। अरे केमिस्ट्री से वैसे थोड़ा ना बच्चे है ना डरते हैं थोड़ा, है ना, बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऑर्गेनिक आपके 28 नंबर की है ना 12th क्लास में, 50% रोल है, 56 नंबर का पेपर आएगा बोर्ड का ना, उसमें 28 नंबर की ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बस जीओसी पर आधारित है ना, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे जैसे छोटी क्लासों में आप है ना मैथ पढ़ा करते थे, गुना जोड़ भाग बाकी सारे है ना, वर्गमूल घनमूल वगैरह, वो बड़ी क्लासों में भी काम आते हैं आपके, है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में ना, जिनको आप न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, आंतरिक प्रश्न बोलते हैं ना, उनमें काम लेते हैं आप। अरे कैलकुलेशन के लिए ना आपको ये आने चाहिए छोटे मोटे, है ना, पार्ले वाले छोटी मोटी चीजें, है ना, जो अपन छोटी क्लासों में सीखते हैं। तो ऐसे ही बस केमिस्ट्री का आधार क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी, ये आपको आनी चाहिए। ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेंगे क्या आधार है ना, ऐसे आपके फिजिकल में देख लेंगे क्या आधार है, उनको पढ़ लेंगे अपन एक बार, है ना। बेसिक टॉपिक, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को चेंज करने के लिए आपको बेसिक टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए। तो अब हम आगे शुरुआत करते हैं ना, हाँ देखिए आगे शुरुआत करते हैं आज बंध विखंडन की, है ना। मैं थोड़ा सा ना ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा ना, डिटेल में मैंने 11th क्लास में पढ़ा रखा। अभी हमको चूंकि है ना, अरे बोर्ड एग्जाम है ना, मैं अच्छे मार्क्स लाने हैं ना,
बोर्ड क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो इसलिए अपन थोड़ा सा ना शॉर्ट में पढ़ते हैं अभी है ना, जो काम की है उन चीजों को पढ़ लेंगे, जो काम की नहीं है उनको नहीं पढ़ेंगे ना। आपको ज्यादा पढ़ना है तो फिर एग्जाम हो जाए आपकी मार्च में ना, उसके बाद आप ना जो 11th क्लास का बैच स्टार्ट कर रहे हैं या नीट जेईई मेंस लेवल तक का करेंगे ना, उसमें आप देख सकते हैं ना CUET वगैरह आजकल तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद है ना अच्छे यूनिवर्सिटीज वगैरह में आपका एडमिशन हुआ ना, जैसे JNU वगैरह का नाम सुन रखा है, DU वगैरह का नाम सुन रखा है ना, उसमें पहले परसेंटेज बेस से होता था, आजकल आपको एंट्रेंस एग्जाम दो, उसको क्वालिफाई करो ना और हो जाएगा आपका। IIT JEM वगैरह भी है ना, उसका भी एग्जाम होता है, ICAR वगैरह का भी एग्जाम होता है ना, मतलब जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके सब ना क्लियर हो जाएंगे ना, अपन जो वो एक बैच स्टार्ट करेंगे ना उससे। देखिए तो उसके लिए, उसको समझने के लिए आपको ना, हाँ फिर भी है ना ये बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी आपको ना, पहले से आपको इतना आता है। अरे नीट जेईई वगैरह की कोचिंग करने जाओगे तो भी वो टीचर्स मान के चलता है कि 11th और 12th अच्छे से पढ़ के आया है ना, वो ये नहीं मानेगा कि आप किस स्कूल से पढ़े हैं ना, किस कोचिंग से पढ़े हैं ना, सेल्फ पढ़े हैं या किसी है ना कोचिंग क्लास से पढ़े, ट्यूशंस पढ़े, क्या पढ़े हैं ना, वो है ना डजेंट मैटर है ना, आपको वो टीचर तो मान के चलेगा पढ़ के आया है ना। तो देखिए अपन है ना बगैर देरी किए और आगे स्टार्ट करते हैं ना, अपना टॉपिक है बंध विखंडन। देखिए बंध विखंडन, हाँ जी, या इसी को बोल देते हैं बंध विदलन, बंध विखंडन, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं बच्चों, बंध विदलन। देखिए मैं ना इंग्लिश भी लिख देता हूं थोड़ा ना, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए थोड़ा ना, ज्यादा ही तो टर्मिनोलॉजी जैसे मैं लिखता हूं ना, ये तो आपको आनी चाहिए ना, आज इंग्लिश मीडियम का थोड़ा जमाना है ना, तो उसके हिसाब से आपको आनी चाहिए ना। देखिए बॉन्ड फिजन, बंध विदलन। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं ना, देखिए सबसे पहले तो कार्बनिक यौगिकों में कौन से बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजी बंध है ना, तो सहसंयोजी बंध का टूटना क्या कहलाएगा, बंध विखंडन या बंध विदलन। नाम से पता चल रहा है बंध विखंडन यानी बंध का टूटना। अब बंध कौन सा टूटेगा, सहसंयोजी बंध। क्यों, कार्बनिक यौगिकों में ना अरे साझे से बनता है ना, समान इलेक्ट्रॉनों की साझे से बंध बनता है, और समान इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध। तो क्या लिखेंगे अपन, सहसंयोजी बंध का टूटना, ये लीजिए सहसंयोजी बंध का टूटना बंध बंध विखंडन कहलाता है, बंध विखंडन कहलाता है। हाँ जी, ये दो प्रकार का होता है ना, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। इसके कितने टाइप्स हैं, दो है ना, तो ये दो प्रकार का होता है, या इसके दो प्रकार है, कैसे भी लिख लीजिए आप है ना, लैंग्वेज आपको आपकी लिखनी आनी चाहिए ना। अब देखिए दो प्रकार कौन कौन से, सबसे पहला है समांश विखंडन, समांश विखंडन है ना, कंप्लीट बोलो तो समांश बंध विखंडन। अब देखिए समांश विखंडन क्या है, सुनिए, समांश विखंडन नाम से पता चल रहा है, वो समांश यानी समान अंशों में टूट जाए, यानी जब बंध समान अंशों में टूट जाए। अब समान अंश का मतलब क्या है, अरे सहसंयोजी बंध जो है ना वो समान इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनता है, और एक सहसंयोजी बंध दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है ना। अब दो इलेक्ट्रॉनों से बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा परमाणु देगा। अब इस बंध का विखंडन हो जाए तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जिसने दिया वो ले जाएगा, दूसरे ने दिया तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ऐसा विखंडन होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका समांश विखंडन। और मान लो ना साझे के जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन है, उनको कोई एक ही लेके चला जाए तो क्या होगा, एक पे कमी हो जाएगी, और कमी को केमिस्ट्री में प्लस से दिखाते हैं ना, और वृद्धि को दूसरे पे क्या हो जाएगी, खुद का तो था ही, एक दूसरे का ले गया तो उससे वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि को किससे दिखाएंगे अपन, माइनस से, कमी को प्लस से, वृद्धि को माइनस से दिखाएंगे केमिस्ट्री में ना। तो क्या हुआ यहाँ समांश विखंडन का मतलब, अरे ऐसे मान लो दो भाइयों में प्रॉपर्टी का बिल्कुल है ना एकदम समान बंटवारा हो जाए, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है ना, समान बिल्कुल है, जितना जितना है 50-50% हो जाए, समांश विखंडन। लेकिन एक भाई ज्यादा ले जाए, अरे एक ले गया मान लो ना 90% को एक 10%, एक पे वृद्धि होगी दूसरे पे कमी, कमी वाले पे प्लस वृद्धि वाले पे माइनस। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको ना। देखिए तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं ना, यानी जब सहसंयोजी बंध के, जब सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों का
इससे जुड़े परमाणुओं पर इससे जुड़े परमाणुओं पर समान विभाजन हो तो उसे समांश विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? समांश विखंडन कहा जाता है ना, या समांश विदलन बोल सकते हैं आप ना, विखंडन कहा जाता है। ये लीजिए, देखिए जैसे मैंने ये ले लिया, एक ए और ये ए और ए के बीच है ना एक बॉन्ड बन रहा है ना, ए और ए के बीच क्या बन रहा है? एक बॉन्ड। अब देखिए इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले ए का है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ए का है, यानी समान इलेक्ट्रॉनों का क्या है? साझा। अब क्या हो जाए इसका? अरे इसका समांश विखंडन हो जाए बच्चों ना। क्या हो जाए इसका? समांश विखंडन। देखिए कौन सा विखंडन है? समांश विखंडन, समांश विखंडन। ये लीजिए, तो ध्यान रखें समांश विखंडन को अपन ऐसा ना, अरे अर्ध तीर का निशान लगा के प्रदर्शित करेंगे ना, ऐसा अर्ध तीर का निशान लगा कर ना। अरे फुल तीर तो ऐसा होता, देखिए फुल तीर तो ये है। अब इसमें से मैंने क्या कर दिया, आप चाहो तो ना अरे ऐसा बना लो, इधर वाले तीर को हटा दो, इधर वाले को हटाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा ना। और अगर आपने क्या किया, इस बाहर वाले को हटा दिया तो ये ऐसा बन जाएगा। आप ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, एक ही बात है। अपन अरे इसको ऐसा बना लो या ऐसा बना लो। फुल तीर का मतलब तो अरे दोनों तरफ ना ये लगाना है आपको ना हेड, और उसमें एक तरफ हेड लगाना है। तो ये कौन सा हो गया? अर्ध तीर। ये लीजिए मैं लिख देता हूं, यानी समांश विखंडन को हम अर्ध तीर के चिन्ह से क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित। ये लीजिए, हाँ जी। देखिए आपको इसको ऐसा बना दो या ना, एक और इसको बना देता हूं, ये लो, या आप इसको ऐसा बनाएं, एक ही बात है ना। ये भी क्या है आपका? अर्ध तीर। तो आप इसको ऐसा बनाएं या ऐसा बनाएं, आपकी इच्छा है ना, कैसे बना लें। देखिए तो मैं क्या करूं, यहां से देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस ए के पास भेज देता हूं और एक इलेक्ट्रॉन इस ए के पास भेज देता हूं। तो देखिए क्या बनेगा भाई? समांश विखंडन होगा। तो ये बंद कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। अब टूटेगा तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये ए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये ए इसके पास भी क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे ये ना ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, अरे विषम इलेक्ट्रॉन यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त जो स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं अपन मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं बच्चों? मुक्त मूलक। यानी ऐसा ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, अकेला इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी भी स्पीसीज के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी? मुक्त मूलक। और ऐसा ऑड इलेक्ट्रॉन मान लो किसके ऊपर आ गया? अरे कार्बन के ऊपर आ गया, तो क्या कहा अपन ने? किसी पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मुक्त मूलक। अब कार्बन के ऊपर आया तो नाम क्या हो जाएगा? कार्बन मुक्त मूलक। ऐसे नाइट्रोजन के ऊपर होता तो नाइट्रोजन मुक्त मूलक, ऑक्सीजन के ऊपर होगा तो ऑक्सीजन मुक्त मूलक। ठीक है, तो आगे अपनी हेडिंग आने वाली कार्बन मुक्त मूलक है ना। तो कार्बन मुक्त मूलक का मतलब क्या है? कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ ना, अरे अकेला इलेक्ट्रॉन हुआ ना, विषम इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या कहते हैं? मुक्त मूलक। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो अरे जब भी है ना सहसंयोजी बंध का समांश विखंडन होगा, कौन सा विखंडन बच्चों? समांश, तो उससे बनेंगे क्या? मुक्त मूलक। तो क्या कहेंगे अपन? अगला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना कि समांश विखंडन से किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलक का। लीजिए मैं लिखता हूं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजों को समझते चले ना, फिर काम लेंगे इनको ना, आपको दिक्कत नहीं आया ना। तो क्या कहेंगे अपन? देखिए समांश विखंडन से, हाँ जी, किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलक का निर्माण होता है। समांश विखंडन से किसका निर्माण होता है बच्चों? मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अब देखिए मुक्त मूलक होता क्या है? अभी तो बोला अपन ने, अरे ऑड इलेक्ट्रॉन युक्त है ना उदासीन स्पीसीज, यानी विषम इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन स्पीसीज। तो क्या कहेंगे? विषम इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन स्पीसीज, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन स्पीसीज कॉमा
मुक्त मूलक कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मुक्त मूलक कहलाती है। तो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन स्पीसीज क्या कहलाती है? मुक्त मूलक। ये आपको याद रखना है ना। अब देखिए मुक्त मूलक किन किन कंडीशंस में बन सकता है ना। तो देखिए अगर हाई टेम्परेचर दे दे आपको अभिक्रिया में ना, अरे उच्च ताप दे दे 200 300 400 500 है ना, 800 डिग्री सेल्सियस ऐसे है ना, या सूर्य का प्रकाश लिख दे ना, यानी प्रकाश की उपस्थिति दे दे। प्रकाश की उपस्थिति का मतलब सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं ना। या फिर कोई अध्रुवीय विलायक दे दे आपको ना। अरे अध्रुवीय का मतलब जिसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं हो ना। अरे जैसे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जैसे जल H प्लस OH माइनस, H पर प्लस OH पर माइनस, तो जल कैसा अध्रुवीय, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। CCl4 ले लिया जाए। अरे CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है ना, और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है वो अध्रुवीय होता है ना। तो CCl4 कैसा है आपका? अध्रुवीय। CO2 आपका कैसा है? अध्रुवीय। तो या तो अध्रुवीय विलायक दे दे आपको, या है ना गैसीय अवस्था दे दे, है ना, एक ही बात है। और मैं लिखता हूं एक बार ना, अनुकूल परिस्थिति। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने? ये लीजिए। अब अपन क्या लिख रहे हैं? अनुकूल परिस्थितियां ना, कि क्या अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं किसके लिए? समांश विखंडन के लिए ना। देखिए हाँ जी, समांश विखंडन के लिए क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं आपके ना। एक मिनट बच्चों ना। हाँ जी, थोड़ा सा नमी है ना, मौसम में नमी है इसलिए ना। हाँ, अच्छे से इरेज नहीं हो रहा उससे ना। अच्छा देखिए क्या लिख रहा हूं मैं? अनुकूल परिस्थितियां। देखिए अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं ना किसके लिए? समांश विखंडन के लिए। तो आपको अनुकूल परिस्थितियां कि अभिक्रिया में कौन सी परिस्थिति ली जाए ना, अरे कौन सी कंडीशन ली जाए ना, ताकि समांश विखंडन हो सके। तो देखिए कौन कौन सी परिस्थिति ली जाए। हाँ जी, देखिए सबसे पहली अनुकूल परिस्थिति है आपके या तो प्रकाश की उपस्थिति है ना, या फिर क्या कह सकते हैं उच्च ताप। अरे अभिक्रिया में या तो प्रकाश ले लिया जाए या उच्च ताप ले लिया जाए। तो इस परिस्थिति में क्या होगा? अरे सहसंयोजी बंध का समांश विखंडन हो जाएगा ना। या फिर आपको क्या दे दे? दूसरा अध्रुवीय विलायक दे दिया ना, अध्रुवीय विलायक, या फिर गैसीय प्रावस्था ना, ऐसा दे दिया आपको गैसीय प्रावस्था। देखो एनसीईआरटी है ना, अरे अवस्था को फेज को प्रावस्था बोलती है ना, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज याद रख लो। तो आपको कोई गैसीय प्रावस्था दे देना या फिर अध्रुवीय विलायक दे दे, तब भी कौन सा विखंडन होगा? आपके समांश। तीसरा देखिए समांश विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं ना। तो इस अभिक्रिया में अगर ना किसी भी अभिक्रिया में हमको ना अरे मुक्त मूलक उत्पन्न करने वाली कोई स्पीसीज दे दी जाए ना, जिसको अपन बोलते हैं मुक्त मूलक प्रारंभक है ना, इंग्लिश में बोले तो रेडिकल इनिशिएटर है ना। अरे रेडिकल इनिशिएट करने वाले, रेडिकल उत्पन्न करने वाले मूलक है ना, मुक्त मूलक उत्पन्न करने वाली स्पीसीज दे दी जाए तो क्या कहेंगे अपन? तीसरा पॉइंट, अगर आपको मुक्त मूलक ये लो प्रारंभक की उपस्थिति दे दी जाए, मुक्त मूलक प्रारंभक की उपस्थिति ये लीजिए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? समांश विखंडन। मुक्त मूलक प्रारंभक से मतलब है आपका ना ऐसे दे दिया जाए आपको अभिक्रिया में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऐसे दे दिया जाए ROOR, ये भी क्या है आपका? एल्किल परऑक्साइड। ऐसे बेंजोइल परऑक्साइड भी दे सकता है ना, ऐसा देखो। पर आप तो दो ही याद रख लो ना, आपको ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है ना, आपके दो ही हैं ना, ठीक है ना, दोनों में से आ जाएगा। इनको क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इनको? परऑक्साइड। अरे इनका नाम क्या है? परऑक्साइड। ये लो, ठीक है ना, परऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन है तो नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन
परऑक्साइड। और इसमें कौन सा एल्किल ग्रुप है तो नाम क्या हो जाएगा, एल्किल परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब है ना, अरे जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बंध मिले, है ना, जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या मिले, बंध, तो बंध कहलाता है परऑक्साइड बंधन, और उसका नाम हो जाएगा परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, और अगर एल्किल ग्रुप है तो एल्किल परऑक्साइड। तो ये क्या हो गया आपका समांश विखंडन के लिए अनुकूल शर्त, यानी क्या क्या शर्त हो सकती है ना, या अनुकूल परिस्थितियां ना क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अगला है अपने विषमांश विखंडन। कौन सा विखंडन, विषमांश विखंडन। ये लीजिए, विषमांश विखंडन। हाँ जी, अभी थोड़ा सा ना ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ना इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी है आपको ना, क्यों आगे काम आएंगी ये चीजें, है ना सारी, कि समांश विखंडन को अर्तीय के, है ना, निशान से प्रदर्शित कर देंगे, अर्तीय के चिन्ह से, है ना, ये सारी चीजें काम आएंगी, है ना। अब विषमांश विखंडन का मतलब क्या है, जब अरे दो वायुओं में प्रॉपर्टी का समान बंटवारा नहीं हो ना, विषमांश समान अंश में नहीं टूटे, तो फिर क्या होगा, एक के पास ज्यादा एक के पास कम, ज्यादा वाले के पास वृद्धि यानी माइनस, कम वाले के पास कमी यानी प्लस। तो क्या कहेंगे, जब सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों का, सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों का इससे जुड़े परमाणुओं पर समान विभाजन नहीं हो रहा, यानी असमान विभाजन हो, इससे जुड़े परमाणुओं पर असमान विभाजन हो, असमान विभाजन हो, क्या कहलाता है, विषमांश विखंडन कहलाता है ना। क्या कहलाता है बच्चों, विषमांश विखंडन कहलाता है। ये लीजिए, देखो विषमांश विखंडन को अभी है ना अपन ने पहले अर्ध तीर के निशान से प्रदर्शित किया था, और इसको कौन से निशान से प्रदर्शित करेंगे, ऐसे फुल तीर के निशान से, है ना। कौन से निशान से, फुल तीर के निशान से, है ना। अब कोई सोच रहा है सर तीर तो अपन ऐसा बनाते हैं, अरे यहाँ तीर थोड़ा घुमा के बनाना है आपको ना, किसी एक एटम की तरफ आपको इलेक्ट्रॉन भेजने ना, अरे जैसे मान लो ये ए और बी, है ना, अब इसके इलेक्ट्रॉन मान लो इसकी तरफ भेजने, ऐसे भेजेंगे अपन ना, या फिर ऐसे भेजेंगे, एक ही तरफ चलेगी तो। अब ऐसे कैसे भेजोगे आप, अरे सीधा सीधा ऐसे थोड़ी भेजोगे, सारे भग रहे हैं तो ना, किसके पास जा रहे हैं, अरे ए के पास जा रहे हैं, बी के पास जा रहे हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए अपन ने ऐसा तीर ना, अरे स्ट्रेट है ना, मतलब ये ऐसा सीधा तीर नहीं बनाया ना, थोड़ा घुमा के, है ना, कर्व वाला बना दिया ना, स्ट्रेट वाला नहीं बनाया ना। तो ध्यान रखें, कर्व वाला ही बनाएंगे ना, आधा भी और फुल भी। फुल का मतलब दोनों तरफ हेड लगा दी मैंने, और आधे का मतलब एक तरफ हेड, है ना। तो इसको, इस तीर का नाम क्या है, अरे फुल हेडेड एरो है ना, पूर्ण तीर। ये लो मैं लिख देता हूं एक बार ना, ये कैसा है आपके पूर्ण तीर। तो क्या कहेंगे अपन कि विषमांश विखंडन को कौन से तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण तीर के निशान से। आगे देखिए, जैसे मैंने ये ले लिया एक ए और एक बी, हाँ जी, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस बंध को बनाने में ए ने दिया, और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, बी ने। अब देखो बॉन्ड सिग्मा बने या पाई बने, हमेशा दो इलेक्ट्रॉनों से बनेगा ना। अब सहसंयोजी है तो समान इलेक्ट्रॉनों के साथ हो जाएगा, एक ये दे देगा एक ये दे देगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड सिग्मा बने या पाई, है ना, किससे, दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनेगा ना। अब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, कई बार ऐसे बोलेंगे पर पाई इलेक्ट्रॉन, कई बार सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन। ये छोटी छोटी बातों को आप याद रखते चले बच्चों ना, आप आगे बहुत काम आएगी ना। सारी चीजें यहाँ नोट करने की नहीं होती है ना, देखिए काम की चीजें नोट करने की होती है। अब इसका क्या करवा रहे हैं अपन, विषमांश विखंडन। देखिए इसका कौन सा विखंडन, विषमांश। ये लीजिए विषमांश और विखंडन, हाँ जी। देखिए अभी तो बोला अपन ने विषमांश विखंडन को कैसे दिखाएंगे अपन, फुल तीर के निशान से, है ना। अब इसमें एक दिक्कत है ना, क्या, इसमें हमको देखना ना भाई कौन ताकतवर ज्यादा है ना। अरे दो भाइयों में से जो ज्यादा ताकतवर होगा ना, वो, है ना, प्रॉपर्टी को ले जाएगा, कम ताकतवर रह जाएगा बेचारा ना। तो अपन को देखना है यहाँ कि भाई ए ज्यादा ताकतवर है या बी ज्यादा ताकतवर है ना। अब ए और बी तो अपन ने वैसे ही माना है ना, पर अपन केमिस्ट्री में ताकत किससे देखते हैं, विद्युत ऋणता से देखते हैं। किससे, विद्युत ऋणता। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसकी ताकत ज्यादा, जिसकी विद्युत ऋणता कम उसकी ताकत कम। अरे जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसकी ताकत ज्यादा, जिसकी विद्युत ऋणता कम उसकी ताकत भी कम, ऐसे मान लीजिए अपन।
अब विद्युत ऋणता किसकी क्या होती है ये 11वीं क्लास में है ना अपन ने पढ़ रखा है, लेकिन मैं यहाँ ना जो जो काम आने वाली है वो आगे लिख दूंगा ना, जब काम आएगी तब ना। आपको वो 5-6 एलिमेंट्स है उनकी विद्युत ऋणता आपको याद रखनी है ना, वही ज्यादा काम आते हैं ना। और फिर एक ट्रिक बता देंगे, आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा और वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। आप डोंट वरी रहिए ना, बिल्कुल है ना। सब कुछ जो जो काम आएगा वो सब कुछ मैं लिखा दूंगा ना, ठीक है। देखिए अब अभी तो अपन दोनों कंडीशन ले लेते हैं कि भाई एक बार बी ताकतवर हो सकता है, एक बार ए ताकतवर हो सकता है ना। तो अपन ऐसा मान लेते हैं अगर बी ताकतवर है तो क्या होगा, अरे ये इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चले जाएंगे ना। और अगर ए ज्यादा ताकतवर हुआ तो फिर क्या होगा, अरे ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे बच्चों, ए की तरफ है। अब देखिए अब दो कंडीशन कौन कौन सी है। अगर मान लीजिए बी ताकतवर है तो देखिए इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन। अरे एक इलेक्ट्रॉन बी का बी के पास रहता है, ए का ए के पास रहता है तो मुक्त मूलक बन जाता। पर अब की बार क्या हुआ, अरे बी खुद का तो ले गया और साथ में ए का भी ले गया, तो ए पे क्या होगी, कमी। और जिस पे कमी होती है अभी अपन ने कहा है ना, उसको प्लस से दिखाते हैं ना। और जिस पे वृद्धि होती है उसको किससे दिखाते हैं, माइनस से। तो ये ए पर प्लस आ गया, बी पर क्या आ गया बच्चों, अरे माइनस आ गया। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए आप, हाँ जी देखिए अगर ए ज्यादा ताकतवर है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ए। तो क्या हो जाएगा अब की बार, अरे अब की बार क्या हो जाएगा, ए पे क्या आ जाएगा माइनस और बी पे क्या आ जाएगा प्लस। अरे ए पे वृद्धि होगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ए पे वृद्धि तो माइनस और बी पे कमी तो प्लस। अब देखिए प्लस कब आता है माइनस कब आता है, अरे दो इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो खुद का इलेक्ट्रॉन दे दे तो प्लस आ गया और दूसरे का ले जाए तो माइनस आ जाएगा। याद रखना है आपको ना, अरे खुद का एक इलेक्ट्रॉन वो दे दिया तो क्या आ गया प्लस, लेकिन खुद का तो ले आया दूसरे का भी ले आया, तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस। यानी खुद का ले आया, भाई खुद का तो है ही, दूसरे का ले आया तो माइनस, खुद का छोड़े आया तो प्लस। आपको याद रखना है ना। अब देखिए इससे क्या हुआ, विस्मांस विखंडन से देखो एक तरफ माइनस आ रहा है एक तरफ प्लस, या एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। अरे एक जिसपे प्लस चार्ज होता है वो धनायन होता है ना, और जिसपे माइनस चार्ज होता है वो ऋणायन। इसका मतलब क्या कहेंगे, यहां किसका निर्माण होगा, ये तो ऋणायन है आपकी और ये क्या है आपकी धनायन, ये लीजिए। और अगर इसको कहूं मैं तो ये आपका धनायन है और ये आपका कैसा है भी, अरे ऋणायन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विस्मांस विखंडन से किसका निर्माण होगा, अरे आयनों का निर्माण होगा। आयनों का मतलब धनायन और ऋणायन का क्या हो जाएगा बच्चों, अरे निर्माण हो जाएगा। किसका, धनायन और ऋणायनों का क्या हो जाएगा निर्माण। किसका निर्माण बच्चों, धनायन और ऋणायनों का निर्माण। तो एक बार इसको आप ना नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं इसको इरेज करता हूं और आगे की बातें लिखता हूं ना। यानी इससे किस किस का निर्माण हो रहा, धनायन और ऋणायन का, ठीक है ना। उससे किसका निर्माण हो रहा था, मुक्त मूलक का। तो आपको याद होना चाहिए ना, धनायन ऋणायन किससे बनेंगे, विस्मांस विखंडन से। और मुक्त मूलक किससे बनेगा, समांस विखंडन से। समांस विखंडन को अर्धतीर के निशान से, विस्मांस विखंडन को फुल तीर के निशान से, है ना। फुल तीर का मतलब दोनों तरफ हेड, अर्धतीर का मतलब एक तरफ हेड। अब आप अंदर की तरफ हेड बनाओ या बाहर की तरफ हेड बनाओ ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मैं लिखता हूं यहां से ना, इसके लिए क्या क्या अनुकूल शर्तें। अब देखो विस्मांस विखंडन में इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी ना शर्तें। जैसे यहां उच्च ताप है तो वहां निम्न ताप हो जाएगा, यहां अध्रुवीय विलायक है तो वहां कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय विलायक। यहां मुक्त मूलक प्रारंभक की उपस्थिति है ना, यानी मुक्त मूलक उत्पन्न करने वाली कोई स्पीसीज होनी चाहिए जैसे पेरोक्साइड। और वहां आपको या तो अम्ल दे दे या क्षार दे दे ना। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में बंध का कौन सा विखंडन होगा, आपका विस्मांस विखंडन। तो ये अनुकूल शर्तें मैंने आपको बोल दिया ना, मैं लिख भी दूंगा एक बार ना। देखिए हाँ जी, हाँ जी देखिए बच्चों, हाँ जी देखिए तो क्या कहेंगे अपन, विस्मांस विखंडन से किसका निर्माण हो रहा है, आपके आयंस का ना। तो क्या कहेंगे अपन, विस्मांस विखंडन द्वारा, विस्मांस विखंडन द्वारा आयंस। आयंस का मतलब जैसे धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों,
धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है ना, निर्माण होता है। हाँ जी, किसका निर्माण होता है बच्चों? धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है ना। अब वही अनुकूल शर्तें हैं ना, क्या क्या अनुकूल शर्तें हैं देखिए। अनुकूल शर्तें है ना, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन हो सकती है ना। अनुकूल शर्तें बोलो, अनुकूल परिस्थितियां बोलो, एक ही बात है ना। देखिए तो अनुकूल शर्त क्या क्या हो सकती है? एक तो क्या दे दे आपको, निम्न ताप दे दे। जैसे मान लो अभिक्रिया में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया ना, तो ताप कैसा हो गया? निम्न। कैसा ताप हो गया? निम्न ताप। कैसा ताप हो गया? निम्न ताप। आगे देखिए, दूसरा क्या दे दे? ध्रुवीय विलायक दे दे आपको। कैसा विलायक? ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति। कौन सी विलायक की? ध्रुवीय विलायक की। और एक तीसरी कंडीशन क्या है आपके? अम्ल या फिर क्षार की क्या दे दे आपको? उपस्थिति। यानी अभिक्रिया के दौरान या तो अम्ल दे दे आपको या फिर क्षार दे दे। तो लो टेम्परेचर दे दे, दूसरा ध्रुवीय विलायक दे दे। ध्रुवीय विलायक का मतलब जैसे जल वगैरह दे दिया ना, जल है, अमोनिया है, ये कैसे विलायक हैं आपके? ध्रुवीय। उधर CCl4 वगैरह हो गया ना, CO2 हो गया, वो कैसा विलायक है? अध्रुवीय विलायक। तो ये मैंने है ना आपको बंद विखंडन के बारे में सारी जानकारी दे दी है ना, बिल्कुल एकदम सब कुछ है ना। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, एक तो अर्धतीर फुल तीर है ना। अब उससे आयंस बनते हैं, उससे मुक्त मूलक बनता है। मुक्त मूलक का मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन होगा ना, विषम इलेक्ट्रॉन हो। बस अब आगे देखिए आप ना, इसके बाद हाँ चलो इसी में कर लेते हैं अभी तो ना। इसके बाद देखिए आप ना, अगली हेडिंग लिखता हूं मैं ना। इसके बाद देखिए, एक अपना हो गया टॉपिक कंप्लीट है ना, कौन सा? क्रियाविधि में है ना, वो बंध का विखंडन। अब दूसरा देखिए, या तो कोई है ना ज्यादा ऊर्जा की है ना, अत्यधिक ऊर्जा की अस्थायी अवस्था बनती है जिसको संक्रमण अवस्था बोलते हैं, या फिर कोई मध्यवर्ती स्पीसीज बनती है। तो अगला टॉपिक क्या है अपना? मध्यवर्ती स्पीसीज। क्या है बच्चों? मध्यवर्ती स्पीसीज। और इसको देखो अपन क्या बोल सकते हैं मध्यवर्ती स्पीसीज को? देखिए इसकी इंग्लिश है आपके इंटरमीडिएट स्पीसीज है ना, इंटरमीडिएट स्पीसीज। इंटरमीडिएट स्पीसीज, मध्यवर्ती स्पीसीज। इसमें भी देखिए फर्स्ट मध्यवर्ती स्पीसीज में अपन पढ़ते हैं ना कार्बन मुक्त मूलक। कार्बन मुक्त मूलक पहली कौन सी स्पीसीज बच्चों? कार्बन मुक्त मूलक। और मैंने क्या कहा? कार्बन मुक्त मूलक का मतलब अरे ऑड इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाए? कार्बन पे, वो क्या कहलाएगा? कार्बन मुक्त मूलक। अब कार्बन मुक्त मूलक, अरे मुक्त मूलक कैसा होता है? उदासीन है ना, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन स्पीसीज, ऐसे लिखा अपन ने ना। उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं। अरे चार्ज तो तब आएगा ना, खुद का खुद ले गया तो क्या चार्ज आएगा? दूसरे का ले जाता तो माइनस, खुद का छोड़ देता तो प्लस। तो ये तो कैसा है? उदासीन। तो देखो कार्बन मुक्त मूलक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? उदासीन स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज? उदासीन स्पीसीज, कॉमा जिसमें कार्बन की बाह्यतम कोष में, कौन से कोष में? बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है ना। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 7। बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। और 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? देखो 6 तो कैसे हैं? बंधित, प्लस एक कैसा है? अबंधित। उपस्थित हों क्या कहलाता है? कार्बन
मुक्त मूलक कहलाता है ना। क्या कहलाता है बच्चों? कार्बन मुक्त मूलक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कार्बन मुक्त मूलक। देखो 6 बंधित का मतलब क्या है? अरे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं वो बंधित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं ना, वो अबंधित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ना। क्या कहलाते हैं? अबंधित इलेक्ट्रॉन। ए मीन्स नहीं, बंधित मीन्स बंध बनाने में भाग नहीं ले। तो ले वो बंधित, नहीं ले वो अबंधित। आगे देखिए, अब मुक्त मूलक बनेगा कैसे? कार्बन मुक्त मूलक। देखिए आप, मैंने ऐसा लिख दिया ना, देखिए एक कोई ग्रुप जेड जुड़ा हुआ है ना, इधर कौन है? कार्बन। अरे इधर कौन है बच्चों? कार्बन। और देखिए मैंने 3 बॉन्ड दिखा दिया ना, इधर कोई ग्रुप जुड़े हो सकते हैं ना, जैसे यहाँ H H H जुड़े हो सकते हैं तीनों, या इधर H एक तरफ मैथिल एक तरफ एथिल, कुछ भी हो सकता है, या 2 H एक मैथिल हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है ना। मैंने वैलेंसी को फ्री रख दिया ना कि कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। और मैंने है ना 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी पे क्या जोड़ दिया? ये कोई जेड ग्रुप जोड़ दिया ना। कौन सा ग्रुप? जेड। अब देखिए अपन को क्या बनाना है? मुक्त मूलक। और अपन पढ़ के आ रहे हैं पीछे से। मुक्त मूलक किससे बनता है? अरे समांश विखंडन से बनता है बच्चों ना। कौन से विखंडन से? समांश विखंडन से। क्या बनता है? मुक्त मूलक। इसका मतलब क्या होगा? समांश विखंडन होगा यहाँ। अरे कौन सा विखंडन होगा बच्चों? समांश विखंडन। अब देखिए समांश विखंडन कब होगा? अपन ने क्या कहा? अरे दोनों भाई समान ताकत वाले हैं ना, समान ताकत वाले हैं दोनों ही, कोई किसी से कम नहीं है ना, दोनों समान ताकत के है ना। तो फिर तो प्रॉपर्टी का समान ही बंटवारा होगा भैया ना। तो देखिए यहां पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक कार्बन ने दिया इस बॉन्ड को बनाने में, एक किसने दिया? इस जेड ने दिया। अब क्या होगा? इसका समांश विखंडन हो जाएगा। अब समांश विखंडन कब होगा? अरे जब दोनों समान ताकत के हैं। समान ताकत का मतलब क्या कहा अपन ने केमिस्ट्री में? ताकत का मतलब अरे विद्युत ऋणता से मतलब है ना। और विद्युत ऋणता को ध्यान रखना, अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? EN। विद्युत ऋणता को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। तो देखिए मैं ऐसा लिख दूं कि EN Z, इसका मतलब Z की विद्युत ऋणता, और ये EN C यानी कार्बन की विद्युत ऋणता, ये लगभग कैसी हो? आपके समान। ये लगभग का साइन है ना। ऐसा साइन क्या है? आपके लगभग का साइन है ना। तो जेड की विद्युत ऋणता और कार्बन की विद्युत ऋणता दोनों की लगभग कैसी है? समान। अरे दोनों भाई समान ताकत के हो गया ना। तो फिर क्या होगा? प्रॉपर्टी का समान बंटवारा। और समान बंटवारा कैसे होगा? अरे एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? जेड के पास। और ऐसा जब होगा तो क्या होगा? देखना, अरे बच्चों ऐसा जब होगा तो क्या होगा? देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, हाँ जी, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास? अरे इस जेड के पास। एक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? जेड के पास। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया? अरे कार्बन के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन मुक्त मूलक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कार्बन मुक्त मूलक कैसे बनाते हैं? समांश विखंडन के द्वारा बनाते हैं ना। किसके द्वारा बच्चों? समांश विखंडन के द्वारा। वो भी क्या बन गया? मुक्त मूलक। पर उस जेड का अपन को पता नहीं है ना, चाहो तो जेड मुक्त मूलक बोल सकते हैं इसको ना। ठीक है। अब देखिए आप इस कार्बन मुक्त मूलक में कार्बन पर संकरण कौन सा होगा? क्यों अपन ने संकरण निकालना सीखा था ना, याद हो तो। अब देखिए संकरण निकालना सीखे, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। कितने सिग्मा हैं? अरे 3 सिग्मा। और अपन ने क्या कहा था कि 2 सिग्मा है तो संकरण sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। यहां कितने हैं बच्चों? अरे यहां आपके कितने हैं? यहां आपके, ये लीजिए मैं इधर लिख देता हूं ना, हाँ जी, यहां सिग्मा कितने हैं आपके? 3 सिग्मा। अरे ये भी सिग्मा, ये भी आपका सिग्मा और ये भी आपका सिग्मा। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसा है ना, 3 सिग्मा और 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा? sp2। तो कोई हमसे पूछे कि कार्बन मुक्त मूलक में कार्बन पर संकरण कौन सा होगा? sp2। और जब संकरण sp2 होगा, अरे तो हमको पता है ना ज्यामिति कैसी होगी बच्चों? अरे संकरण sp2 तो ज्यामिति होती है आपके समतलीय। कैसी होती है? समतलीय। समतलीय बोलो आप, प्लेनर। ये समतल त्रिकोणीय बोल दो, एक ही बात है ना। अरे समतल का मतलब जहां 2 अक्ष हो ना, जैसे एक एक्स अक्ष है एक वाई अक्ष है ना। ये हमारी फर्श है, कैसी है? समतल। हमारा बोर्ड कैसा है? समतल। एक अक्षीय दूसरी अक्षीय है ना। इस कमरे की बात करें, अरे तो ये कैसा है? ये है ना
मतलब समतल नहीं है ना, जहां दो अक्षें 2D को समतल बोलते हैं ना, ये तो 3D वाला हो गया। 3D का मतलब अरे एक अक्ष, एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई हो गई ना, ऊंचाई ले लो, गहराई ले लो, तो ये तो क्या है 3D वाला है ना, कमरा 3D है ना, बोर्ड कैसा है 2D। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। तो इतना ही आपको याद रखना है ना, किसके बारे में, कार्बन मुक्त मूलक के बारे में। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ना, इसको तो मैं अरेंज कर देता हूं ना, एक सेकंड बच्चों ना, और इसके बाद आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, हो गया नोट डाउन आपका, आगे देखिए। हाँ जी, अब एक बार देखिए आप इसका ना, इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, वो काम का है ना, इंपॉर्टेंट है वर्गीकरण। और दूसरा इसका नामकरण, दोनों ही कैसे हैं बच्चों, अरे इंपॉर्टेंट है ना। देखिए ये काम आते रहेंगे बार बार ना, कि 1 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक, 3 डिग्री मुक्त मूलक कौन सा है ना। बस ये कुछ नहीं जो अपन ने पीछे है ना, अरे वो इसीलिए पढ़ाए थे मैंने आपको, कार्बन के प्रकार है ना, डिग्री के आधार पर कार्बन के 4 प्रकार थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। बस उस सेम यहां भी वर्गीकरण ऐसे ही हो जाएगा ना। तो मैं इधर लिखता हूं, देखिए फिर आगे की बात करते हैं ना। तो अगली हेडिंग है आपके, यानी कार्बन मुक्त मूलक की चल रहा है, तो उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे और उसका नामकरण कैसे करेंगे, यानी कार्बन मुक्त मूलक का वर्गीकरण कैसे करेंगे और कार्बन मुक्त मूलक का नामकरण कैसे करेंगे बच्चों ना। देखिए तो वर्गीकरण है ना, वो तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर करते हैं ना। कार्बन की प्रकृति का मतलब है कि वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 1 से 1 डिग्री, 2 से 2 डिग्री, 3 से 3 डिग्री, 4 से 4 डिग्री। तो क्या लिखूंगा मैं, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक का वर्गीकरण कॉमा कार्बन की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। जबकि नामकरण कॉमा हाइड्रोकार्बन समूह, हाइड्रोकार्बन समूह, या फिर इसको बोल सकते हैं मूलक है ना, हाइड्रोकार्बन मूलक, जो अपन ने पीछे पढ़े हैं डिटेल में ना। तो हाइड्रोकार्बन समूह या मूलकों की तरह होता है। अब आप एक इसका सीख लीजिए, किसका, कार्बन मुक्त मूलक का, कार्बोधनायन का, कार्बोरनायन का सेम हो जाएगा ना। देखिए तो कार्बन मुक्त मूलक का वर्गीकरण तो किसके आधार पर होगा, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, और नामकरण कैसे होगा, हाइड्रोकार्बन समूह या मूलकों की तरह। जैसे अपन पढ़ के आए थे ना, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल वगैरह ना, ऐसे नियोपेंटिल वगैरह ना, सेकेंडरी है ना, ब्यूटिल वगैरह, टर्सरी ब्यूटिल वगैरह, इस तरीके से पढ़ के आए थे, वैसा ही नामकरण करेंगे ना। वहां फ्री वैलेंसी थी, बस यहाँ फ्री वैलेंसी की जगह क्या हो जाएगा, अरे यहाँ फ्री वैलेंसी की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, बस एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितने प्रकार हैं, एक प्राथमिक है ना। अब कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक बार बार लिखेंगे ना, बात एक ही, कार्बन के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो कार्बन मुक्त मूलक ही है ना। तो मैं शॉर्ट में लिख दूं प्राथमिक मुक्त मूलक, कैसा लिख दूं बच्चों, शॉर्ट में प्राथमिक मुक्त मूलक। और इसको ना अपन बोल सकते हैं 1 डिग्री, कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। अब देखिए 1 डिग्री का मतलब क्या है, सुनिए 1 डिग्री का मतलब है ना, ऐसा एग्जांपल दे दूं है ना। देखिए CH3 CH2 आपके CH2 ये लीजिए, और वहां अपन क्या लगाते थे, अरे वहां ऐसी फ्री वैलेंसी लगाते थे ना, बस फ्री वैलेंसी की जगह क्या आ गया, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, बस। आगे देखिए अगला दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, हाँ जी देखिए आप, मैंने ऐसा लिख दिया, ये लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। अब देखिए आप इसको देखिए ना,
कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, अरे ये जिस कार्बन पे है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर है वो कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है और ये अगले एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे है, अरे वो कार्बन कैसा है आपका? 1 डिग्री कार्बन। तो इस मुक्त मूलक का नाम भी क्या हो जाएगा? अरे प्राथमिक मुक्त मूलक या 1 डिग्री मुक्त मूलक। ऐसे देखिए आप, फ्री इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है, इसका मतलब मुक्त मूलक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे है वो भी अगले एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, अरे इसका मतलब ये भी कैसा है आपका? 1 डिग्री मुक्त मूलक है। तो वर्गीकरण कार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति का मतलब ये 1 डिग्री कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 डिग्री पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्राथमिक कार्बन मुक्त मूलक या 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक है। अब इसका नाम कैसे देंगे देखिए, हाँ जी देखिए इसका नाम कैसे देंगे बच्चों? अरे मैं इसको ऐसा लिख देता, देखिए CH3 CH2 CH2 ऐसा लिख देता, वही बात तो है, बस इसको मैंने हटा दिया, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? फ्री इलेक्ट्रॉन लगा दिया। इसका नाम कैसे लिखते? 3 कार्बन है, एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, कैसी में? सीधी श्रृंखला में, और देखिए फ्री वैलेंसी कहां रही है? कॉर्नर पे, या तो राइट में या लेफ्ट में। अरे तो N लगाते हैं, नॉर्मल चेन, तो इसका नाम भी क्या हो गया बच्चों? अरे N नॉर्मल। ये कैसा मुक्त मूलक है? नॉर्मल। और कितने हैं? 3, तो क्या लिखेंगे? अरे प्रोपिल, तो N प्रोपिल, इसका नाम N प्रोपिल होता। अब ये मुक्त मूलक है इसलिए मैं क्या लिखूंगा? N प्रोपिल। अरे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब मुक्त मूलक है, तो नाम क्या हो गया इसका बच्चों? अरे N प्रोपिल फ्री रेडिकल, रेडिकल, हाँ जी। आगे देखिए, तो इसका नाम क्या हुआ? N प्रोपिल फ्री रेडिकल। ऐसे इसका नाम देखिए, ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग का फर्स्ट सेकंड, अरे सेकंड कार्बन पर एक मैथिल ग्रुप आ जाए, कौन सा ग्रुप है? मैथिल ग्रुप है। याद करो तो आइसो लगाते थे, अरे तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? आइसो। कुल कार्बन कितने हैं? 4, तो आइसोब्यूटिल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्री अरे रेडिकल, तो आइसोब्यूटिल फ्री रेडिकल इसका क्या हो गया? नाम। तो इस तरीके से आप इनका नाम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? अरे इस तरीके से आप इनका नाम दे सकते हैं। कोई समस्या है तो बताइए ना, हाँ बताएंगे तो क्या आप तो ना एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ना, अगर आपको कोई है ना समस्या है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ना। अभी थोड़ा सा एक बार सिलेबस को स्टार्ट करेंगे ना अपन, फिर रोज के आपको ना 1-2 क्वेश्चंस दे दिया करेंगे लास्ट में ना, फिर आपको उनका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए ना, देखो आपको आते हैं या नहीं है ना, अगले दिन अपन डिस्कस कर लिया करेंगे फिर, है ना, ठीक है। अगला देखिए आप, दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक मुक्त मूलक। कौन सा मुक्त मूलक बच्चों? द्वितीयक मुक्त मूलक। और इसको अपन क्या कहेंगे? 2 डिग्री। कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए आप, हाँ जी इसके एग्जाम्पल हैं CH3 CH और ये आपका CH3। एक देखिए आप CH3, ये आपका CH, ये आपका CH2 और ये आपका CH3। देखिए आप इसका नाम कैसे देंगे? हाँ जी देखिए इस कार्बन को देखिए, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे है उस कार्बन को देखना अपन को ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे है उस कार्बन को देखना है ना, उसकी नेचर कैसी है। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे वो एक और एक 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कैसा है? ये 2 डिग्री। तो इसका नाम क्या हो गया? अरे द्वितीयक मुक्त मूलक या 2 डिग्री मुक्त मूलक। यहां भी देखिए ये वाला कार्बन भी एक और एक 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा है आपका? 2 डिग्री कार्बन। तो ये भी 2 डिग्री मुक्त मूलक, ये भी 2 डिग्री मुक्त मूलक। इसका नाम याद करो, अरे इसको अब बाद में डाला था, याद होगा आपको, आइसोप्रोपिल। अगर फ्री वैलेंसी होती तो इसका नाम क्या था? आइसोप्रोपिल। क्या कौन सा प्रोपिल? आइसोप्रोपिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चों? आइसोप्रोपिल। और आगे फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या है? याद करो, अरे न्यूनतम कार्बन 4 हो, फ्री वैलेंसी कहां हो? 2 डिग्री कार्बन पर हो। बस फ्री वैलेंसी की जगह क्या आ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया 2 डिग्री पर। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सेकेंडरी। कुल कार्बन 4 हैं इसलिए ब्यूटिल। और आगे क्या हो जाएगा बच्चों?
अरे फ्री रेडिकल, ये लीजिए, ये इनके मैंने नाम दे दिया आपको ना। तो मैंने प्राथमिक मुक्त मूलक क्या होता है, द्वितीयक मुक्त मूलक क्या होता है, इनके मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ना। कार्बोधनायन, कार्बोरेनायन वगैरह सब कुछ सेम हो जाएगा ना। देखिए कार्बोधनायन में क्या हो जाएगा, बस इस फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह में क्या लगा दूंगा बच्चों, अरे इसकी जगह में इसके ऊपर प्लस लगा दूंगा, बस फ्री इलेक्ट्रॉन को हटा दूंगा, प्लस लगा दूंगा, नाम सेम रहेगा वही एन प्रोपिल, बस फ्री रेडिकल को हटाओ और कार्बोधनायन लिख दो, एन प्रोपिल कार्बोधनायन, वही आइसोब्यूटिल कार्बोधनायन, ऐसे ये आइसोप्रोपिल कार्बोधनायन, वो सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोधनायन। ऐसे अगर मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूं पॉजिटिव की जगह तो ये कार्बोधनायन बन जाएगा आपकी। बस सब कुछ वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब कुछ सेम रहेगा, नाम भी सेम रहेगा, बस एन प्रोपिल तो सेम रहेगा, बस फ्री रेडिकल की जगह पर ने कार्बोधनायन लगाया था, अब की बार कार्बोधनायन लगा दो, बस सब में कार्बोधनायन कार्बोधनायन, बस। तो उसका वर्गीकरण और नामकरण हो जाएगा इसका कार्बोधनायन और कार्बोधनायन का, वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा किसके समान, कार्बन मुक्त मूलक के समान, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझा दिया ना। आगे देखिए आप 3 डिग्री मुक्त मूलक देखिए आप, है ना। कौन सा मुक्त मूलक बच्चों, 3 डिग्री, हाँ जी। थ्री डिग्री मुक्त मूलक, हाँ जी। तीसरा है आपके तृतीयक मुक्त मूलक। कौन सा मुक्त मूलक बच्चों, तृतीयक मुक्त मूलक, या इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री मुक्त मूलक। वही एग्जाम्पल देखिए आप, इसका एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख दूंगा ना आपके लिए, ये लीजिए, हाँ जी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन देखिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे है ना, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे है ना, उसका नेचर कैसा है देखिए। तो ये तो 1 2 3, अरे एक ऊपर एक नीचे एक है ना, इधर लेफ्ट में जुड़ा हुआ है ना कार्बन से, तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा है आपका, अरे 3 डिग्री, इसलिए इस मुक्त मूलक का नाम क्या है आपके, 3 डिग्री मुक्त मूलक। नाम क्या होगा इसका, देखिए नाम, अरे न्यूनतम कार्बन 4 हो, फ्री वैलेंसी कहाँ हो, फ्री वैलेंसी की जगह फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, कहाँ हो, 3 डिग्री कार्बन पर हो, तो नाम क्या क्या लिखते हैं अपन, टर्सरी, तृतीयक। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, टर्सरी। और कुल कार्बन कितने हैं आपके, 4, तो ब्यूटिल। और आगे ये क्या है, अरे फ्री रेडिकल, तो क्या लिखूंगा मैं, फ्री रेडिकल। बस कार्बोधनायन में देख लो, अरे ऐसा हो जाएगा। कार्बोधनायन में एक एग्जांपल मैं बता देता हूं ना, ये लीजिए, कार्बन के ऊपर मैं क्या लिख दूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह +4, नाम सेम रहेगा, टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल, बस फ्री रेडिकल को हटाओ और क्या लिख दो, कार्बोधनायन, है ना, क्या लिख दो, कार्बोधनायन, बस। और ये भी 3 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोधनायन, ठीक है ना। तो कार्बन मुक्त मूलक, कार्बोधनायन, कार्बोधनायन तीनों ही कैसे होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये हिंदी में बोले तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये लीजिए, ये आपका एग्जांपल हो गया ना। कार्बन मुक्त मूलक मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको ना। अब एक कार्बोरेनायन को देख लीजिए, एक कार्बोधनायन को ना, छोटा सा है ना, देख लीजिए, अभी है ना, थोड़ी देर में हो जाएगा ना, हाँ जी। देखिए सेकंड वाला है आपके मध्यवर्ती स्पीसीज में कार्बोधनायन, क्या है बच्चों, कार्बोधनायन, और इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोकैटायन। या कई बार आपके लेवल पे इसको ना, अरे ये भी बोल देते हैं कई बार ना, ये लिख देता हूं मैं, कार्बोनियम, कार्बोधनायन का नाम ही है ना, आपको ऐसा लिखा मिल जाए, कार्बोनियम आयन, और इसको इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे ना, कार्बोनियम आयन। क्या लिखेंगे बच्चों, कार्बोनियम आयन। ये लीजिए, देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन होगी है ना, धनावेशित स्पीसीज। अरे यहां कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, आपके पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो क्या कहेंगे, धनावेशित स्पीसीज, जिसमें कार्बन के बाह्यतम कोष, बाह्यतम या बाह्यतम कोष को ही हम संयोजकता कोष बोलते हैं बच्चों, ना। अरे वैलेंस सेल, कौन सा सेल, वैलेंस सेल, संयोजकता कोष। अरे वो वाला सेल नहीं है, बायोलॉजी वाले ध्यान रखें ना, CELL सेल मींस कोशिका नहीं है ना, SHELL सेल। एक सेल और होता है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपना, सेल है ना, CELL सेल। अरे जो बैटरी काम में लेते हो आप, सेल काम में लेते हो ना, टॉर्च वगैरह में, इनमें घड़ी वगैरह में सेल काम लेते हो ना, हाँ वो भी सेल है, लेकिन ये SHELL सेल है ना,
तो कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अरे सभी बंधित होने चाहिए ना। सभी कैसे होने चाहिए बच्चों? अरे बंधित होने चाहिए ना, उपस्थित हों, उपस्थित हों, कॉमा कार्ब धनायन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कार्ब धनायन कहलाती है। ये लीजिए, कहलाती है। देखिए, अगर मैं ऐसा कह दूं कि अब की बार इस कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है X, है ना। अब हमको पता है, अरे आयंस धनायन ऋणायन कैसे बनते हैं? विषमांश विखंडन से बनते हैं ना। अरे किससे बनते हैं बच्चों? विषमांश विखंडन से। ये लीजिए, तो यहां पे क्या होगा? विषमांश, और आगे क्या होगा बच्चों? विखंडन। ये लीजिए, अब विषमांश विखंडन कब होता है? देखिए, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आना है, इसका मतलब क्या हो? अरे कार्बन के ऊपर प्लस कब आएगा बच्चों? अरे जब ये X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो कार्बन पर प्लस और X पे क्या आएगा? माइनस। जो लेके जाएगा माइनस, है ना, और जिससे लेके चला गया उस पे प्लस, या जिसने दे दिया उस पे प्लस। तो कार्बन ने दे दिए, X ले गया, इसका मतलब लेके कब जाएगा ये? अरे EnX, यानी X की विद्युत ऋणता अरे ज्यादा हो किससे? अरे EnC, C मींस कार्बन से, यानी X की विद्युत ऋणता यानी X की ताकत ज्यादा है किससे? कार्बन से। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर गए? अरे X की तरफ गए। जब X की तरफ गए तो क्या हुआ बच्चों? अरे देखिए, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और X पे क्या आएगा? अरे ये नेगेटिव चार्ज आएगा। और देखिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये क्या है आपका? कार्ब धनायन। अरे बच्चों, ये क्या है आपका? कार्ब धनायन। और देखिए, यहां अगर संकरण निकालना चाहें आप, तो देखिए संकरण, अरे ये बॉन्ड ऊपर वाला सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और सिग्मा बॉन्ड कितने हुए आपके? अरे 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा? sp2। और संकरण sp2, अरे तो हमको पता है बच्चों, ज्यामिति कैसी होती है? अरे समतलीय होती है। कौन सी होती है बच्चों? समतलीय। तो कार्बन मुक्त मूलक और कार्ब धनायन की ज्यामिति कैसी है आपकी? समतलीय। ज्यामिति बोलो, संरचना बोलो, एक ही बात है ना। शेप बोलो, अलग बात है। ज्यामिति या संरचना ना, जैसे अरे sp3 संकरण, तो ज्यामिति क्या होगी आपकी? या संरचना चतुष्फलक की होगी ना। पर शेप के अंदर लोन पेयर काउंट नहीं करते, जबकि ज्यामिति के अंदर या संरचना के अंदर लोन पेयर को काउंट करते हैं बच्चों ना। ये सवाल पूछा जाता है ना, अरे नीट जेईई वगैरह में पूछा जाता है खूब, है ना, कि शेप में और उसमें क्या फर्क है ना। आगे देखिए, अब ये हो गया। एक पॉइंट में यही लिख देता हूं ना कि वर्गीकरण, ये लीजिए, वर्गीकरण व नामकरण कार्बन मुक्त मूलक के समान होगा। अरे किसके समान होगा बच्चों? कार्बन मुक्त मूलक के समान होगा, समान होगा। ठीक है बच्चों, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए ना, थोड़ा क्लास लेंदी हुई है ना। अभी एक कार्ब ऋणायन रह रहा है ना, उसको थोड़ा सा लिखना है मुझे ना। तो सभी बंधित ही हैं, सारे बॉन्ड बना रहे, सिग्मा बॉन्ड। वहां देखो एक इलेक्ट्रॉन बच गया था, अरे एक इलेक्ट्रॉन तो कोई बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, इसलिए उसको बॉन्ड में काउंट नहीं किया अपन ने ना, एक इलेक्ट्रॉन को ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने ना ये समांश विखंडन विषमांश विखंडन बता दिया आपको ना। और मध्यवर्ती स्पीशीज में एक तो कार्बन मुक्त मूलक, एक कार्ब धनायन। तो कार्ब धनायन भी वही है ना, इसके समान का मतलब क्या होगा? वही 1 डिग्री कार्ब धनायन, 2 डिग्री कार्ब धनायन, 3 डिग्री कार्ब धनायन। नामकरण भी उसके जैसा ही हो जाएगा, बस फ्री रेडिकल को हटा दो, कार्ब धनायन लिख दो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, और सभी को गुड नाइट। और अगर आपको अच्छा लगे तो आगे इसको शेयर करें ना, अपने जानकार बच्चे हैं उनको भी शेयर करें ना। जो बच्चे हैं ना अभी जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है उनको ना शेयर करें, उनका भी डर दूर हो जाए ना, आपका तो हो ही गया, उनका भी दूर हो जाए ना। और लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करें, है ना। ठीक है, अब मैं क्लास को ऑफ करता हूं बच्चों ना। ठीक है, ओके, गुड नाइट।